Thank you very much, Arnav ji. Shri Arnav Goswami, founder and managing director, Republic TV, and Shri Aishwarya Kapoor, executive editor, और यहाँ मौजूद अन्य मेरे पत्रकार मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, रिपब्लिक टीवी द्वारा आयोजित ये फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव भारत के सुरक्षा चक्र से जुड़े पहलुओं और पक्षों को समझने और समझाने की दृष्टि से की गई एक इसे मैं शानदार पहल मानता हूं। इसके लिए मैं अर्णव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह इस कॉन्क्लेव का 3rd एडिशन है, मगर ऐसा मेरा इसमें फर्स्ट अपीयरेंस है। पहले 2 कॉन्क्लेव्स में व्यस्तताओं के कारण मेरा आना संभव नहीं हो पाया था, मगर इस बार जब अर्णव जी ने मुझे आमंत्रित करने आए तो मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊंगा, और आज आप सबके बीच यहाँ मैं मौजूद हूँ। साथियों, जब भी भारत की रक्षा शक्ति की चर्चा होती है तो हमारे मन में सबसे पहले भारत के रक्षा कर रहे वीर सैनिकों की छवि स्वाभाविक रूप से उभरती है। सीमाओं पर तैनात हमारे जवान, समुद्र की अथाह गहराइयों में राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे हमारे नौसैनिक, और आकाश की ऊंचाइयों पर देश की रक्षा करने वाले हमारे वायु योद्धा, ये सभी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। जो देश अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं जानता, उसका भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है फोर्सेज फर्स्ट का भाव। आज मैं आपसे रक्षा क्षेत्र से जुड़े जिन बदलावों और परिवर्तन की बात करना चाहता हूं, वे नेशन फर्स्ट और फोर्सेज फर्स्ट के भाव का ही एक्सप्रेशन और एक्सटेंशन है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है, और यह बात तो आप सब जरूर ही मानते होंगे कि भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, उसके बाद से ही हमने नेशन फर्स्ट और फोर्सेज फर्स्ट के भाव के साथ डिफेंस सेक्टर के रिवाइवल, और रिवाइवल ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथनिंग को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक बनाया है। साथियों, सरकार में आने पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह डिफेंस से जुड़ा एक माइंडसेट बना हुआ था। उसको लेकर भी, डिफेंस को लेकर जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन की जरूरत थी, उसका सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा था। देश की रक्षा जरूरतों से जुड़े निर्णयों को लेने में टाल मटोल करने की प्रवृत्ति बराबर देखने को मिलती थी। देश में एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इस पर तो पहले की सरकारों ने शायद कभी चर्चा भी न की हो। उनकी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि भारत में बनाने के बजाय विदेशों से ही हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, वह है डिफेंस से जुड़े पुराने माइंडसेट को हमने बदल दिया है। हमारी सरकार ने तय किया कि भारत अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को न केवल मजबूत करेगा, बल्कि डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। साथ ही देश में एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेगा जो केवल भारत की ज़रूरतों को नहीं, बल्कि दुनिया में भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। इस नज़रिए से हमने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है। साथियों, मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमसे पहले की सरकारों के मन में राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना को मजबूत करने का भाव था ही नहीं। यह मैं नहीं कहना चाहता। अंतर प्रायोरिटीज और नेशन फर्स्ट और फोर्सेस फर्स्ट जैसे नज़रिए का था, अंतर माइंडसेट का था। हमने वह सब बड़े ही प्रभावी तरीके से बदला है, और रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने का जो हमारा नज़रिया है, वो भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है। लेकिन पुरानी सरकारों का जो नज़रिया था, वो कहीं ना कहीं भारत के पोटेंशियल एंड भारत के कैपेबिलिटी को लेकर डाउटफुल था।
वह भारत की क्षमता पर शायद उतना विश्वास नहीं करते थे जितना हमारी सरकार करती है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया है वह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का है। साथियों, किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी सेना और सैनिकों की संख्या से नहीं मापी जा सकती है। उसकी शक्ति इस बात से तय होती है कि संकट की घड़ी में क्या वह देश अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या उस देश में सैनिकों के मनोबल को मजबूत करने वाले हथियार और नई टेक्नोलॉजी मौजूद है या नहीं है। यदि किसी देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियार, गोला बारूद, नेविगेशन सिस्टम, मिसाइलें, राडार, ड्रोन और वारफेयर से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हों तो उसकी स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री ऑटोनॉमी भी सीमित हो जाती है। हम इसको पूरी तरह बदलने की नीयत से काम कर रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में केवल मॉडर्नाइजेशन ही नहीं किया बल्कि एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत की है। और यह परिवर्तन डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस की ओर और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनने की यात्रा से जुड़ा हुआ है। साथियों, आत्मनिर्भरता एक दिन, एक महीने या 1-2 साल में हासिल नहीं हो सकती है। यह केवल कारखाने लगाने से भी नहीं आती है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत सोच बदलने से होती है, उससे पॉलिसी बदलती है, पॉलिसी से सिस्टम बदलता है और सिस्टम से इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। इंडस्ट्री यानी उद्योग बदलते हैं तो उत्पादन बढ़ता है और जब उत्पादन बढ़ता है तब राष्ट्र आत्मविश्वास से भर उठता है। यानी यह एक ऐसा चक्र है जिसको घुमाए बिना भारत की रक्षा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस नई सोच के साथ रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों का हमने एक लंबा सिलसिला भी प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमने उन नियमों को भी बदल दिया जो वर्षों से भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के विकास की गति रोक रहे थे। उदाहरण के लिए, पहले देश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको बनाने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन का लाइसेंस लेना पड़ता था। हमने वह लिस्ट घटा दी। डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो लाइसेंस व्यवस्था थी उसको भी हमने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले की तुलना में लाइसेंस के लिए मंजूरी देने वाली एजेंसियों की संख्या भी कम की गई है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई प्राथमिकता दी गई है और आज परिणाम हम सबके सामने है। और इसका बड़ा परिणाम देश में एक डायनेमिक डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के रूप में दिखाई दिया है। जहां कुछ वर्ष पहले रक्षा क्षेत्र में बहुत कम कंपनियां काम कर रही थीं, वहीं आज 500 से अधिक कंपनियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं और सैकड़ों नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाना किसी भी अन्य सामान्य इंडस्ट्री जैसा ही है और यह बदलाव है तो हमारी पॉलिसी मेकिंग का बदलाव है। साथियों, नीतियां बदलने के साथ साथ सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है और निर्णय यह कि भारत की सेना के मॉडर्नाइजेशन का फायदा भारत के उद्योगों को मिले। इसलिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट में व्यापक सुधार किए गए और हमने नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल भी बनाए। नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साल हम नया डीएपी लेकर आ रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी। साथियों, मुझे यह देखकर भी
खुशी होती है कि इस पूरे परिवर्तन की प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और पिछले 12 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच की खाई को लगभग पाट दिया है। और साथियों, आज हम होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ही नहीं बल्कि होल ऑफ कंट्री अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अब तो हम होल ऑफ द पीपुल अप्रोच तक भी पहुंच गए हैं। चाहे इंडिविजुअल इनोवेटर हों, चाहे बड़ी कंपनी हों, स्टार्टअप हों या एमएसएमई हों, हर कोई राष्ट्र की रक्षा के इस महायुद्ध में अपनी नेशन फर्स्ट और फोर्सेस फर्स्ट की भावना से आहुति दे रहा है। यह जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल हमने अपनाया है, उसने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक क्लोज इन्वायरमेंट से निकालकर जन आंदोलन बना दिया है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सेनाओं की तैयारी हमेशा अप टू डेट, अप टू मार्क एंड अप टू स्टैंडर्ड रहती है। और इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में तो ऑपरेशन सिंदूर ही हमारे सामने है। इस ऑपरेशन के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो मुझे अपनी सेनाओं का शौर्य याद आता है। आतंकियों और उनके सरपरस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया है, उससे पूरे देश का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हुआ है। साथियों, आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया है। हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है, मगर जिस मिलिट्री एज की तलाश सेनाओं को रहती है, वह एज हाल के वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आए तेजी से हो रहे बदलावों से आई है। और मैं मानता हूं कि यदि ये बदलाव हम सब ने न किए होते तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को अंजाम देना लगभग असंभव होता। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। और इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि पिछले 12 वर्षों में एक नई जमीन तैयार की गई है। साथियों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है। रक्षा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हम सब ने 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है और इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर ही किया जाएगा। यह हम लोगों का संकल्प है और किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसओ द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट LRUs, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है और इनमें से 3255 आइटम्स को इंडिजिनाइज हम कर चुके हैं। साथियों, हम बेहद मजबूती के साथ, और केवल मजबूती के साथ ही नहीं बल्कि प्लान्ड तरीके से आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा क्षेत्र की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है और जल्द ही हम एक और लिस्ट लेकर आने वाले हैं। साथियों, आज देश का डिफेंस प्रोडक्शन
जैसा कि अर्णव जी ने भी बताया है कि 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ही था। इस साल हमारा टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के माइल स्टोन को पार कर जाए। 2-3 साल पहले हमने हमारा लक्ष्य साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करने का बनाया था, और जैसी रफ्तार दिख रही है उसको देखकर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करने में कामयाब होकर रहेंगे। साथियों, हम आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 2013-14 में भारत से होने वाला जो डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ था, 686 करोड़ था, वह आज 25-26 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। करीब 100 देशों को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमने पिछले साल यह टारगेट रखा था कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए हो, और हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि साल 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पहुंच जाए, और हम यह मानते हैं, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यह होकर रहेगा। साथियों, भारत का केवल डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ा है, मैं मानता हूं कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, भारतीय तकनीक पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ा है। यह सब कैसे हुआ? हमने एक्सपोर्ट प्रोसेस को सरल बनाया, डिफेंस एग्जिम पोर्टल प्रारंभ किया, ऑनलाइन अप्रूवल व्यवस्था लागू की गई, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जैसी व्यवस्था लाई गई, क्वालिटी सर्टिफिकेशन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, ग्रीन चैनल की पॉलिसी लागू की गई, सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लाई गई। इन सुधारों ने भारतीय उद्योगों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार किया है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता केवल बड़े उद्योगों को लगा देने से संभव नहीं होगी। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन का माहौल भी चाहिए, नई सोच चाहिए, और युवा प्रतिभा भी चाहिए, यंग टैलेंट भी चाहिए। और साथियों, इसी सोच के साथ हमने इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले नौजवानों को डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए बराबर प्रोत्साहित भी किया है। मैं यहाँ विशेष रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी आईडेक्स का जिक्र करना चाहूँगा। साथियों, आईडेक्स को हम डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए चैलेंज पोस्ट करते हैं, और जो स्टार्टअप सेलेक्ट होते हैं उनको हम 1.5 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान करते हैं। अब हम आईडेक्स से आगे बढ़ते हुए आईडेक्स प्राइम ले आए हैं, और 1.5 करोड़ की मदद को हमने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया है। साथियों, हमारी डीपीएसयूज और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए, हमारे नौजवानों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसे अंजाम भी दिया है। अब इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए अब हमने प्राइम को भी अपग्रेड करके अदिति स्कीम को भी लॉन्च किया है, जहां हम अपने नौजवानों को तथा उनके स्टार्टअप्स को उनकी इनोवेशन की मदद के लिए पूरे 25 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस इस समय दे रहे हैं। साथियों, हमारा एकदम क्लियर टारगेट है कि हमारी स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के हाथों को मजबूती दी जानी चाहिए, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2400 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी स्टार्टअप्स एमएसएमई से ही करने की मंजूरी दी है।
और 1500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत किए गए। हमने मार्च 2026 तक आईडेक्स के माध्यम से 676 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को इंगेज किया है और 551 कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने साइन किए हैं। आज देश भर के स्टार्टअप्स ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, 2018 में जहां डिफेंस सेक्टर में कुछ दर्जन स्टार्टअप से आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, आज उनकी संख्या 2000 से अधिक हो गई है। सैकड़ों स्टार्टअप्स को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा चैलेंजेस दिए गए हैं। उन्हें आर्थिक सहायता मिली, प्रोटोटाइप बने और अनेक टेक्नोलॉजीज की खरीद के लिए अप्रूवल्स भी दिए गए। यानी आज भारत का नौजवान केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, वह भारत की सुरक्षा का टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन चुका है। डीआरडीओ ने भी इस परिवर्तन को एक नई दिशा दी है। आज डीआरडीओ केवल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला संस्थान नहीं है, वह उद्योगों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को जोड़ने वाला नेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। साथियों, देश भर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किए गए हैं। यंग साइंटिस्ट लैब्स का विस्तार तेजी के साथ किया गया है। प्रत्येक वर्ष हजारों इंजीनियर और ट्रेनी डीआरडीओ के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। साथियों, भारत के डिफेंस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी शक्ति एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और आज रक्षा उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आज हमारे साथ डीपीएसयूज हैं, आज हमारे साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, 17,000 से 17,000 से अधिक एमएसएमईज हैं और हजारों सप्लाई यूनिट्स हैं और देश भर के इनोवेशन सेंटर्स हैं। यही भारत का नया रक्षा औद्योगिक परिवार है। और साथियों, इस परिवर्तन को और गति देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं। नई फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं। एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इस कॉरिडोर्स में हो रहे हैं और कई डिफेंस कंपनीज तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। साथियों, इन दोनों डिफेंस कॉरिडोर्स में लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है, यह प्रस्तावित है, जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है और जल्दी ही आगामी 2-3 वर्षों में यह बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। इससे नौजवानों के लिए नए रोजगार स्वाभाविक है सृजित होंगे और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर आज आत्मनिर्भर भारत की सफलता का एक सशक्त व उदाहरण बन चुका है। साथियों, सरकार ने केवल उद्योगों को ही अवसर नहीं दिया है, उन्हें बाजार भी दिया है और सृजन पोर्टल के माध्यम से जो हमारे डीपीएसयूज और सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंपोर्टेड आइटम्स की सूची उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। परिणाम स्वरूप हजारों रक्षा उपकरणों का इंडिजिनाइजेशन तेजी के साथ हो रहा है। सृजन डीप के माध्यम से 40,000 से अधिक मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स के साथ लाखों प्रोडक्ट्स का राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस भी तैयार कर लिया गया है। इससे भारत की डिफेंस सप्लाई चेन पहले से कहीं अधिक मजबूत भी हुई है और संगठित भी बनी है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो हमने किया है, जिसकी चर्चा मैं देखता हूं बहुत ही कम होती है, वह है हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स OFBs का कॉर्पोरेटाइजेशन। हमने देखा कि जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वे उस पुरानी व्यवस्था में भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन नए समय को देखते हुए, नई ज़रूरतों को भी देखते हुए हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया है ताकि वह और ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बन सकें, वह और ज़्यादा आउटपुट दे सकें, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ सके। और ऐसा नहीं है कि हमने बिना सोचे समझे उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया है।
हमने उनके एम्प्लॉइज़ के हितों का भी ध्यान रखा है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हमने ध्यान रखा है। नतीजा आज हमारे सामने है। आज हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपने नए स्वरूप में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और लॉस मेकिंग एंटिटीज़ की जगह प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स वो आज बन चुकी हैं। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं मानता हूं कि 200 साल से अधिक पुराने स्ट्रक्चर को बदलना, लगभग पौने 200 साल से ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिस देश में चल रही हैं, पुराने स्ट्रक्चर को बदलना इस सदी का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा यह रिफॉर्म है। और इस साल अक्टूबर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेटाइजेशन को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे और जो परिवर्तन इन 5 वर्षों में आया है वह बेहद सराहनीय है। साथियों, आज भारत केवल अपने रक्षा उपकरण ही नहीं बना रहा है, भारत विश्व का एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर भी बन रहा है। हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की भूमिका निरंतर मजबूत हो रही है। और साथियों, अभी पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी जी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गए हुए थे। मुझे और हर भारतीय को उस समय गौरव की अनुभूति हुई जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि मोदी जी के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के शानदार प्रभाव को देखते हुए वे इसे अपने देश में भी कॉपी कर रहे हैं। और उन्होंने पीएम से बहुत ही विनोदपूर्ण लहजे में पूछा कि मोदी जी, कहीं उस पर आपका कोई कॉपीराइट तो नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप इन्हें अपने यहाँ भी लागू कर सकते हैं। साथियों, एक समय था जब भारत अपने विकास के मॉडल को लेकर कभी अमेरिका की कॉपी, कभी यूरोप की कॉपी, कभी रूस की कॉपी करने का प्रयास करता था, मगर आज भारत देश में हालात बदल चुके हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि दूसरे देश अब भारत की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह स्थान जो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया है वह अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल डील से लेकर प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार तक, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सप्लाई से लेकर न्यूजीलैंड से व्यापार दुगुना करने तक भारत और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई बुलंदी दी है। साथियों, इसी तरह हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी अब केवल रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है, उसमें टेक्निकल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पूरी यात्रा की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी यह है कि इस परिवर्तन का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को या संस्थान को नहीं जाता है। यह परिवर्तन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, यह परिवर्तन हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे इंजीनियर्स ने किया है, हमारे स्टार्टअप ने किया है, हमारे एमएसएमईज ने किया है, हमारे उद्योगों ने किया है और सबसे बढ़कर भारत के नौजवानों ने किया है। और यही अमृतकाल का भारत है, और यही अमृतकाल का भारत है, एक ऐसा भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं, अवसरों का निर्माण करता है, और एक ऐसा भारत जो केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता बल्कि विश्व की शांति और स्थिरता में भी रचनात्मक योगदान देता है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारतवर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब दुनिया भारत को केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आधुनिक और सबसे आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में देखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। साथियों, हमारी सरकार ने एक ऐसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है जो सशक्त भी हो, सुरक्षित भी हो, जहां हमारे सैनिकों के हाथों में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी हों, स्वदेशी तकनीक हों और हमारे वैज्ञानिकों के पास नए नए अवसर हों, हमारे नौजवानों के पास इनोवेशन की ताकत हो,
हमारी इंडस्ट्रीज के पास ग्लोबली compete करने की क्षमता हो। यही नए भारत का संकल्प है और यही विकसित भारत 2047 का मार्ग भी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।